नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BN का 24 यूट्यूब चैनल पे। बहुत बहुत साथियों, आज की वीडियो का जो चर्चा रहेगी वो आज बाज़ार ने फिर से एक माया जाल रच दिया है। आधे लोग इस चक्कर में है कि ये बाज़ार गिरेगा, या आधे लोग इस चक्कर में है बाज़ार भागेगा। क्योंकि देखो, एक तरफ जहाँ डील की लगभग एक अंतिम चरण में आ गई है, और वही वाणिज्य सचिव की तरफ से एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि हमारे जब लगभग जो एक तरह से लगभग फाइनल डील होने के लिए एक खाका तैयार होता है, वो खाका तैयार हो गया है। अब किसी भी समय डील की घोषणा हो सकती है या डील हो सकती है। पहले ये समझ लो कि देखो, डील करनी किसे है। डील करनी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप को, और इन दोनों की परसों भी बात हो गई है। इधर जो वाणिज्य सचिव है वो बोल रहे हैं कि लगभग हमारी जो बातें हैं वो फाइनल दौर में हैं, तो डील कभी भी हो सकती है। एक तरफ जहां ऐसा लग रहा है कि भाई डील हो रही है, मतलब बाज़ार के अंदर अच्छा रौनक वाला माहौल बनेगा देखने के लिए, वहाँ दूसरी तरफ एक डर का माहौल रुपया डरा रहा है। रुपये ने आज न्यूनतम स्तर छू लिया है, 90 रुपये और 75 पैसे का रिकॉर्ड लो, 79 पैसे का, 90 रुपये 79 पैसे रिकॉर्ड लो बनाया है रुपये ने आज डॉलर के अगेंस्ट। मतलब डॉलर इतना कमज़ोर, डॉलर के सामने रुपया इतना कमज़ोर हो गया, जहाँ अब से 6 महीने पहले 84 या 85 रुपये 88 रुपये पे चला कर 87 86 87 88 था, अब हो गया 90 रुपये 79 पैसे, मतलब 91 में पहुँच जाएगा। जो लोग डॉलर खरीद कर रखते हैं या मतलब फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं, उनके लिए तो फ़ायदा है, रुपया कमज़ोर होता है तो भाई उन्हें तो कहीं ना कहीं, उनके लिए तो डॉलर जब भी करेंसी में 50 पैसे का मूवमेंट आए तो उनके लिए अच्छा है। 1 करोड़ के डॉलर खरीद रखे हैं, 1 करोड़ डॉलर की वैल्यू एक अगर 50 पैसे भी नीचे आ रही तो 10-20-50 लाख रुपए तो ऐसे ही इधर उधर हो जा रहे हैं। लेकिन वहीं जहाँ हमारा देश इंपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है, ज़्यादातर हम जो अपनी ज़रूरत की सामान है ना वो ख़रीदते हैं, तो इसलिए रुपये का कमज़ोर होना भारत की अर्थव्यवस्था के लिए सही नहीं है। अब समझ लेते हैं, देखो आप देख रहे होंगे कि जो टेक्सटाइल से रिलेटेड स्टॉक है ना, उन स्टॉकों के अंदर मूवमेंट आ रहा है। कारण ये है कि डील करीब आ रही है, और ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनियां हैं। इन कंपनियों का ज़्यादातर जो व्यापार है वो एक्सपोर्ट के माध्यम से होता है, और जब भी किसी देश की करेंसी कमज़ोर होती है तो जो एक्सपोर्ट करने वाली वो रहती है ना कंपनी, उन्हें फ़ायदा होता है। क्यों समझो, ऐसा समझो, मान लो हमें थाईलैंड से कोई सामान बुलाना है। अभी थाईलैंड की जो करेंसी चल रही है, मान लो 300 पे, हमारा 1 रुपया थाईलैंड के 300 रुपये के बराबर है, ऐसा समझ लो। और हमारा उन थाईलैंड में उन्होंने लगा दिया, हमने लगा दिया टैक्स 10% का, और उनकी करेंसी 20% टूट गई। मतलब ये हुआ कि आज भी हमारे 1 रुपये की वैल्यू उनके यहाँ 320 रुपये के बराबर है। टैक्स वैक्स का कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो क्या है कि हम वहाँ से सामान बुला पाएंगे। तो जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनियाँ रहती हैं ना, उनको रुपया कमज़ोर होने से फ़ायदा मिलता है देखने के लिए, है ना। एक तो ये हो गया। दूसरा, जो भारत के विदेश मंत्री हैं वो जाने वाले हैं तुम्हारा कहाँ पे, अभी आज वो UAE जाएंगे। जो एस जयशंकर हैं वो आज UAE जाएंगे, और UAE में एक उनकी मीटिंग है। वो मीटिंग ख़त्म होने के बाद वो जाने वाले हैं कहाँ पर, तुम्हारा इजराइल जाने वाले। अब वो इजराइल जाएंगे, ऐसी उम्मीदें जत रही हैं कि इजराइल के साथ में भारत की ज़्यादा कुछ हद से ज़्यादा तक डील हो सकती है डिफेंस को लेकर के। इजराइल से अगर हम डिफेंस डील कर रहे हैं तो उससे दिक्कत है क्या अमेरिका को? नहीं, उसको दिक्कत नहीं, क्योंकि अमेरिका का ही इजराइल एक मतलब सहयोगी मान लो। इजराइल के अगर हम डील कर रहे हैं तो अमेरिका को कोई आपत्ति नहीं है, इससे कर लो, कोई बात नहीं। अब एस जयशंकर वहाँ जाने वाले हैं। सिडनी में एक जो कांड हुआ है कल, जो पाकिस्तान, अब वो उनकी पुष्टि हो चुकी है, जो मारने वाले हैं ना वो पाकिस्तानी हैं। मतलब उनका जो वे बाप बेटा हैं, तो एक की उम्र है जो 50 साल है, वो पाकिस्तानी है। वो पहले क्या हुआ था कि स्टूडेंट वीज़ा पे ऑस्ट्रेलिया गया था, और उसके बाद वो फिर वहीं पे बस गया और वापस वो गया ही नहीं। उसका जो बेटा है वो वहीं पे जन्म हुआ था उसका, और उन दोनों ने जो जिस रफ्तार से उन्होंने गोली चला रही थी आम जनता पे सिडनी में, जो कि यहूदी समुदाय का एक हनुमा कार्यक्रम चल रहा था, तो उससे ये चीज़ प्रतीत होती है कि उनको ट्रेनिंग दी गई है, या तो ISI के द्वारा ट्रेनिंग दी गई हो, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के में उन्होंने पूरे प्रमाण पत्र ऑस्ट्रेलिया के बना लिए। ऑस्ट्रेलिया के पूरे प्रमाण पत्र बनाने से ये फ़ायदा हुआ उन्हें कि वो किसी भी देश में कुछ हदों तक, जैसे कि पाकिस्तान का जो वीज़ा है ना उसकी कैटेगरी थोड़ी सी लो है,
मतलब उसे ज़्यादा देशों में जाने की मान्यता प्राप्त नहीं है। और अगर आपकी ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा है तो उसकी रैंकिंग थोड़ी ज़्यादा है, तो वो किसी भी देश में जा सकता है। तो ऐसे करके उन्होंने कहीं जाकर ट्रेनिंग ली, उसकी खबरें जब निकाली गई, उसका बिल्कुल डाटा निकाला, तो ये चीज़ पाई कि भाई वो जो है ना वो पाकिस्तानी थे, और उसका जो बेटा है वो ज़रूर ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। लेकिन अकरम, एक तो तुम्हारा साजिद अकरम थे, एक तुम्हारा नवीद अकरम थे। तो ये दोनों बाप बेटे हैं, पाकिस्तान के रहने वाले हैं ये, और ये पहले टूरिस्ट वीज़ा पे ऑस्ट्रेलिया गए थे। अब एक तरफ तो इनके जाने से, क्योंकि पाकिस्तान हमारा 36 का आंकड़ा रहता है तुम्हें पता है, और हमारे एस जयशंकर जा रहे हैं कहाँ पे, इजराइल। अब इजराइल के साथ हम क्या कर रहे हैं, डिफेंस डील। अब एक चीज़ और बताऊंगा मैं, मालूम है यहाँ पे एक चीज़ और एंगल आता है कि मोसाद की कहीं ना कहीं एंट्री हो जाएगी। मोसाद की एंट्री होगी तो कहीं ना कहीं पुराने जो रोग हैं ना वो दबे हुए निकल के आएंगे। अभी आपको जानकर आश्चर्य होगा, एक काम हुआ है, मालूम है क्या? जिसने ग्रेट बांग्लादेश का नक्शा बनाया था, चित्रकार था जिसने हमारे पूर्वी भारत को, और मतलब जो हमारा झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, उसे पूरा अपने बांग्लादेश में दिखा दिया था। उसकी किसी 3 युवकों ने गोली मार के हत्या कर दी। हाँ जी। अब वो किसने की है, ऐसी लोग बाग विचार कर रहे हैं कि ये रो का काम है, क्योंकि वो बहुत जन जन में खबरें पहुंचा रहा था कि ये पूर्वी मतलब पूरा बांग्लादेश का हिस्सा है, जो भी हमारा अरुणाचल प्रदेश है, म्यांमार है, असम है ना, मेघालय है, ये पूरा बांग्लादेश का है, और पश्चिम बंगाल भी बांग्लादेश का है, झारखंड भी बांग्लादेश का, और तो और बिहार तक वो बांग्लादेश का बता रहा था। तो किसी ने उसे 72 हुरों के पास पहुंचा दिया है, बोले तू चक्कर में ना पड़े, वहाँ अपने आप देख ले, जो भी है वो हो जाएगा। देखो आज जिन खबरों का दबदबा रहा, पहली तो रुपये की गिरावट, दूसरा डील के आने वाला करीब, क्योंकि डील कभी भी किसी भी समय हो सकती है। सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है काय को लेकर के, जो मनरेगा, जो वर्ष 2005 में शुरुआत हुई थी, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी मनरेगा। यूपीआई सरकार, मतलब जो यूपीए की सरकार हुआ करती थी उस समय कांग्रेस काल की, तो उन्होंने शुरुआत की थी। अब इसका नाम बदलने जा रहा है, इसका नाम बदल के हो जाएगा तुम्हारा विकसित भारत जी राम जी। मतलब जी राम जी का मतलब ये नहीं है कि आप सोचो जी राम जी, जीवन व्यापन कुछ ऐसा करके है, जी राम जी नई योजना का नाम हो जाएगा। इसमें क्या था, पहले क्या था, अब क्या था, और क्या संशोधन हुआ उसे समझो। जो मनरेगा है, ये मनरेगा की जो शुरुआत हुई थी, ये हुई थी वर्ष 2005 में। वर्ष 2005 में जो प्रधानमंत्री गारंटी या तुम्हारा महात्मा गांधी गारंटी योजना बोलते हैं इसको, मनरेगा के नाम से जाना जाता था। इसको 2014 में इसका नाम बदल दिया गया था, प्रधानमंत्री ने नरेगा से मनरेगा कर दिया था, और मनरेगा से अब इसका नाम बदल के कर दिया जाएगा विकसित भारत जी राम जी। अब इसमें क्या है, पहले क्या था, इसमें 100% जो पैसा है ना वो केंद्र सरकार देती थी। अब इसमें लगभग 60% जो पैसा है वो केंद्र सरकार देगी, और जो 40% पैसा है वो राज्य सरकार देगी। पहले इसमें क्या था कि 100% मतलब 100 दिनों की जो रोजगार गारंटी है वो देती थी, अब इसमें 125 कर दी गई है उसे बढ़ा करके। कई चीज़ें जो इसमें संशोधन की आवश्यकता नहीं, वे संशोधन किए गए हैं, और ज़्यादातर प्रयास किया गया है कि लोगों को रियल में रोज़गार मिले, कि ऐसा नहीं कि फेक हो, कुछ पता ही नहीं है, कागजों में चल रहा है, बिना फिंगरप्रिंट के पैसा नहीं आएगा, अगर वो काम कर रहा है तो फिंगरप्रिंट लगाएगा तभी पैसा आएगा। बहुत सी चीज़ों में सुधार किया गया है, वो सुधार कहीं ना कहीं सामने आ रहा है। बैंकों को लेकर एक खबर है, बैंकिंग प्रणाली को सुधारते हुए आरबीआई ने क्या किया है कि जो बेसिक ज़रूरतें हैं ना, वो अब आपको अपनी होम ब्रांच जाने की आवश्यकता नहीं है। पहले क्या था कि आपको अपनी होम ब्रांच जाना पड़ता था किसी भी चीज़ के संशोधन के लिए, अब वो ख़त्म कर दिया है। अब जो जैसा आपको जो जहाँ जाए बिगर काम ही नहीं चलेगा, जो बिल्कुल अंतिम चरण है, वहाँ आपको अपनी होम ब्रांच जाना पड़ेगा। नहीं तो अगर आपका एसबीआई में अकाउंट है, आप देश के किसी भी कोने में है, और एसबीआई का आपको कोई काम है, तो वो हो सकता है, बिना उसके भी हो जाएगा आपकी होम ब्रांच के भी, क्योंकि ज़्यादातर जो एसबीआई के सर्वर है ना वो सिम एक ही है। ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश की सर्वर अलग है और मध्य प्रदेश का अलग है। एसबीआई का एक सर्वर है, चाहे वो मध्य प्रदेश का हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश का हो, चाहे वो झारखंड का हो। तो इसीलिए जो कुछ बेसिक सेवाएं हैं ना वो आपको ऑल इंडिया कहीं भी मिल सकेंगी, ये एक अच्छी खबर है। अब दूसरी खबर जो है, जिस खबर का चलन रहा है अभी, वो है पीएसयू बैंक, पब्लिक सेक्टर यूनिट बैंक के अंदर सरकार क्या है कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है ना, एफडीआई की जो मंजूरी है ना, वो 20% से 49% करने जा रही है। अभी बीच में
जो तुम्हारे राज्य मंत्री हैं उन्होंने इस पर स्पष्टीकरण दिया था राज्यसभा में कि अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा, जो स्टॉक गिर गए थे एकदम से बहुत ज़्यादा। लेकिन अब ऐसा है कि फिर से सरकार और आरबीआई इसके ऊपर चर्चा कर रही है कि भाई इसे कहीं ना कहीं इसके ऊपर थोड़ा सा एक बार सोचा जाए, और जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है FDI उसकी सीमा को 49% कर दिया जाए, जिससे इन बैंकों के अंदर क्या है, कैपिटल की अधिकता होगी। कैपिटल की अधिकता होगी तो जो आप बैंकों को मर्ज करोगे तो आप ना, मैंने सपोज करो आपने 5 बैंकों को मिलाकर एक बैंक बना लिया और FDI की सीमा बढ़ा ली, तो FDI का इन्वेस्टमेंट आएगा, कुछ आपके 5 बैंकों का मिलकर एक बैंक बनेगा, तो आपकी जो टॉप वर्ल्ड में जो रैंकिंग है ना वो भी सुधरेगी और आप किसी दूसरे बैंक को लोन भी दे पाओगे। अभी हो क्या रहा है, सपोज करो कोई बैंक है, माने अब मान लो अडानी को लोन चाहिए, ऐसा समझ लो अडानी को 1 लाख करोड़ का लोन चाहिए, तो अब किसी बैंक की तो वैल्यू 50,000 करोड़ है, अब क्या करोगे। ऐसे समझ लो कोई बैंक है, मैं किसका उदाहरण दूँ, चलो या पंजाब नेशनल का ले लो या किसी भी बैंक का उदाहरण ले लो, छोटे मोटे बैंक का, उसकी वैल्यू ही कुल 50 लाख करोड़ है, 50,000 करोड़ है, और उसे लोन ही चाहिए 1 लाख करोड़ का, तो अब कहाँ से दोगे आप। तो इसीलिए आपने देखा होगा जो अडानी ग्रुप है या अंबानी ग्रुप है या जो बड़े बड़े ग्रुप हैं वो क्या करते हैं, अमेरिका में अपने बॉन्ड जारी करते हैं। अभी जो हिडनबर्ग वाला मामला हुआ था तो अडानी के शेयर गिर गए थे, कारण क्या था कि इसने अपने जो बॉन्ड है ना वो बॉन्ड जारी कर रखे हैं अमेरिका में, और इसी के कारण क्योंकि वहाँ पे उनकी बॉन्ड यील्ड गिरने लगी, लोग बाग इनके बॉन्ड पर ट्रस्ट नहीं करने लगे, बेचने लगे, बॉन्ड यील्ड गिरने लगी तो स्टॉक पर इम्पैक्ट पड़ने लगा। अब इसका कारण, इसका इलाज क्या है, इसका इलाज ये है कि हमारे पास एटलीस्ट इतना बड़ा बैंक तो हो जो हम बड़े बड़े प्रोजेक्टों को लोन दे पाएँ। हो क्या रहा है, जो आपने देखा होगा ना इस चीज़ को, कि एक शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री की हम बात करते थे बार बार कि चाइना मतलब अपनी जो कंपनियां हैं उन्हें चीप इंटरेस्ट पर लोन प्रोवाइड करता है। वरना अगर सपोज करो किसी को, आपको बड़े बड़े जहाज़ बनाने, अब जहाज़ बनाने को कपड़े तो बनाने नहीं है कि आपको 1,000-2,000 रुपये लगने, कहीं कहीं लाख करोड़ रुपए लगेंगे। अगर आपके एकदम पैसा नहीं आना, आप पहले जहाज बनाओगे, 2-3 साल काम चलेगा, प्रोजेक्ट बनेगा, उसके बाद आपके पास ऑर्डर आएंगे, फिर पैसा आएगा, तो आपको 3 साल तक मशीन कंटिन्यू रखनी है, आपको लेबर को पेमेंट कंटिन्यू देना, आपको रॉ मटेरियल भी खरीदना है, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट भी है। बिज़नेस चालू करने के लिए तमाम मतलब काम के पैसे रहते हैं, तो उसके लिए सरकार को चाहिए कि सरकार के पास में बड़ा बैंक हो जिससे उन्हें पैसा दे पाए, मतलब कोई बड़ा अगर प्रोजेक्ट हो, बड़े प्रोजेक्ट को फंडिंग कर पाए, उसके लिए उन्हें दूसरे देश नहीं जाना पड़े। अभी ना आपने देखा होगा बिहार सरकार ने वर्ल्ड बैंक से लोन लिया है, क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पर उसकी क्षमता ही नहीं है। भाई कोई बैंक है ही 50,000 करोड़ का, वो कहाँ से दे देगा इतने का लोन, आप बताओ ना, लोन देगा कहाँ से वो, उसकी क्षमता तो हो। नहीं समझे, बिल्कुल और लेमन लैंग्वेज में समझो, मेरे पास में 1 करोड़ रुपया है, ठीक है। अब कोई आदमी आया, उसे कहा कि भाई मुझे क्या है कि एक खेत खरीद रहा हूँ मैं 10 बीघे का, उस खेत में प्लॉट काटने हैं, और 10 बीघे का जो खेत है ना उसकी कीमत है 2 करोड़ रुपये, तो मुझे 2 करोड़ का लोन चाहिए, मैं इस पर 10% का आपको इंटरेस्ट दे दूंगा, और 2 करोड़ पे मतलब 20 लाख रुपए साल का इंटरेस्ट दे दूंगा, और मेरे को ये आपको 5 साल में रिटर्न करूँगा, 5 साल में थोड़े थोड़े करके पैसे रिटर्न करूँगा। देख लो से कितने चाहिए, 2 करोड़ रुपया, और मैं तो छोटा सा बैंक हूँ, मेरी तो हिम्मत ही 1 करोड़ की, मैं सारा ही सौदा 1 करोड़ का लिए बैठा। मन ने क्या कर रखा, किसी को 1 लाख का लोन दे रखा, किसी को 20,000 का लोन दे रखा, किसी को 50,000 का लोन दे रखा। अब सपोज करो मेरे जैसे 5 आदमी मिल गए या 10 आदमी मिल गए, तो हमारी वैल्यू होगी, बड़ा हो गया हम, हमारी वैल्यू होगी 10 करोड़ की। अब अगर कोई 2 करोड़ का लोन लेने आएगा तो हम उसे दे पाएंगे कि यार 2 करोड़ का प्रोजेक्ट है, ले जा भाई, कोई बात नहीं। समझ रहे हो इस चीज़ को, वर्ल्ड में आपकी एक छवि बनेगी। मतलब जैसे विश्व में आज ज़्यादातर चाइना लोन देता है, तो हम्बल टोटा बंदरगाह है, आज चाइना ने कब्जा लिया। तुम्हारा ग्वादर पोर्ट है, चाइना ने कब्जा लिया। कब्जा था कोई कैसे है यार, कैसे कब्जा ले, लठ मार के थोड़ी कब्जाया जाता है। अल्टीमेटली आज की दुनिया में पैसा पावरफुल है, बाप बड़ा है ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, ठीक है। रुपया चाहिए सब देशों की इकोनॉमी को, इकोनॉमी चलाने के रुपया चाहिए, क्योंकि चाहिए क्योंकि सब लोग फ्री की रेवड़ी बांटने में लगे हैं। फ्री की रेवड़ी, हाँ जी, मतलब आज अगर मैंने 2,000 रुपये की कोई स्कीम चालू कर दी ना कि सब प्रति माँ बहनों को 2,000 रुपये दूंगा, और अगली सरकार की मजबूरी होगी वो 2,000 रुपये देना, अगर वो नहीं देगी तो वो जीत नहीं पाएगी। 5 साल के लिए चुनाव लड़ते हैं वो, तो वो बोलेंगे भाई 2,000 की जगह मैं कर दूंगी 2,500। समझ रहे हो। अब ये इससे 2 चीज़ें हो रही हैं। पहली तो लोगों के अंदर मक्कारी बढ़ती जा रही है। अगर घर बैठे गेहूं मिल रहा है, चावल मिल रहा है, दाल मिल रही है ना, और 5 किलो 10 किलो जो मिल रहा उससे, और 2,000 रुपये हर महीने आ रहे, मेरे घर में 4 महिलाएं हैं, 8,000 रुपये महीना आ रहे, तो मैं काम ही नहीं करूँगा। इकनॉमी के अंदर ज़्यादातर लोग हैं ना, मतलब आप हम कभी कंपैरिजन करें पर कैपिटा इनकम को लेकर के करते हैं, तो अगर कोई देश में ज़्यादातर
क्यों ऐसी व्यवस्थाएं क्यों आती है? वो आती है फ्री की रेवड़ी के कारण। इतना हम भी जानते हैं कि फ्री की रेवड़ी सरकार चालू करते लेती है, लेकिन वो बंद करना उसकी एक मतलब गले की धांस बन जाती है। वो बंद करा और उसकी आफत आई जान, समझ गए? तो पहली बात तो ये। चांदी पे चीन ने एक सख्ती कर दी है। चीन की सख्ती के कारण चांदी के दाम आसमान पे हैं। चांदी चांद पर क्यों है? क्योंकि चीन की सख्ती है। चीन क्या चाहता है कि विश्व में अपनी प्रेजेंस रखने के लिए वो जिस तरह से रियल मटेरियल को कंट्रोल करता है, उसी तरह से चांदी के रेट को भी कंट्रोल करे। मतलब ये एक तरह से जैसे बोलते हैं ना कि थोड़ा सा एक बार टाइट करके देख लेते हैं कि हाँ कुछ है क्या नहीं है। रस्सी खींचने के बाद उस पर अपन हाथ धर के देखते हैं ना, रस्सी बांधने के बाद ऐसे देखते हैं कि खुल तो नहीं रही, गिर तो नहीं। सेम प्रैक्टिस आजमा रहा है चाइना। मतलब उसे टाइट करके देख रहा है। देखो जैसे भी FMCG की जो ग्रोथ है, ऐसा अनुमान है कि वर्ष 2026 में बढ़िया रहने वाली है। 2.0 GST कट के बाद FMCG के जो प्रोडक्ट हैं उनके अंदर काफ़ी अच्छा मतलब इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेगा, जहाँ तक अंदेशा जताए जा रहे हैं। अब FDI को लेकर के भी अच्छी मंजूरी आ गई है, अगर आ जाती है तो डील को लेकर भी पॉजिटिव खबर है। अगर हमारी डिफेंस डील इजराइल से हो जाती है तो कहीं ना कहीं रूस के जैसी ब्रह्मोस मिसाइल जैसे हम रूस से बना रहे हैं तो कुछ टेक्नोलॉजी उनसे भी मिलेगी। बट टेक्नोलॉजी का ही तो खेल है पूरा। पोरस जब आप मतलब हालांकि वो पुराना चैप्टर हो जाएगा, बट मैं फिर भी बताता हूँ। पोरस ने जब भारत में आपने देखा होगा क्यों हारा। पंजाब में जो एक पोरस हार गया था जिस समय आक्रमण हुआ था, क्यों हारा था मालूम है? क्योंकि वो टेक्नोलॉजी में पीछे थे। पोरस गए थे हाथी से लड़ने और वो आए थे घोड़ों से। हाथी कीचड़ में फंस जाता है, तो हाथी जब जब आप टेक्नोलॉजी के पीछे रहोगे तब आप हार जाओगे आप। यही कारण है कि हमें टेक्नोलॉजी के साथ चलना है। जैसे तुर्की जो है वो अमेरिका मतलब पाकिस्तान के साथ में डिफेंस समझौते कर रहा है कि भाई हम आपसे मिलकर वो बनाएंगे, क्या बोलते हैं उसको, ड्रोन वगैरह मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। तो इंडिया को चाहिए कि इजराइल के साथ में मिलकर एक डिफेंस डील कर लेनी चाहिए, क्योंकि इजराइल से की डिफेंस डील करने से अमेरिका को भी कोई आपत्ति नहीं है और भारत को तो इस चीज़ का फ़ायदा ही फ़ायदा है। आज भी ऐसी नहीं है कि FII की अगर हम बात करें तो FII ने आज भी भेजा है। विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 1468 करोड़ रुपए की बिकवाली करी है और DII ने आज 75वें दिन भी माल खरीदा है और तुम्हारा 1792 करोड़ रुपए का माल खरीदा है। रुपये ने रिकॉर्ड लो बना दिया है। ज़्यादातर परिस्थिति जो है ना वो अभी क्लियर नहीं है। बाजार ने एक माया जाल में फंसा दिया है, किसी भी और करवट उठ बैठ सकता है। लेकिन अभी किसी भी स्टॉक को खरीदने या बेचने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से ज़रूर पूछ लें, क्योंकि स्टॉक मार्केट दोधारी तलवार है, आगे भी चलती है पीछे भी चलती है। तो इसलिए ध्यान रहें, सतर्क रहें। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।